नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी पंकज क्लासेस पर। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का 10वां वीडियो है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे ध्यान से और आखिर तक देखें। यदि आपने इस सीरीज को पूरा याद कर लिया तो रैंडम जनरल नॉलेज के जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से ज्यादातर आप सही करके आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में 2 प्रश्न आए थे, उसमें मुझे कंफ्यूजन था, तो इस पे मैंने आपके लिए उसको फिर से सुधार के लाया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम, यह कथन किसका है? तो यह है रुडयार्ड किपलिंग का। ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, ये कथन नहीं है, ये एक पोयम है और इस पोयम को रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, यह कथन किसका है? ये यहाँ पे भी आंसर था मैथ्यू आर्नोल्ड, तो यहाँ पे इसके जगह पे है ये EAST, ईस्ट एंड वेस्ट। ये है ईस्ट ईस्ट इज वेस्ट नहीं, ये है ईस्ट एंड वेस्ट। ये क्या है? ये भी एक पोयम है और इसके राइटर है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो यहाँ पे इन दोनों में अंतर यही है, ये है ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। ये पोयम किसका है? तो ये है रुडयार्ड किपलिंग का, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट ये है मैथ्यू आर्नोल्ड का। ठीक, तो यहाँ पे शायद दोनों का कंफ्यूजन दूर। और चलिए अब आज के वीडियो में, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो इसका उत्तर है 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो इसका उत्तर है शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो यह है बीबी का मकबरा। ये किसने बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने अपनी पत्नी बेगम रबिया दुर्रानी की याद में बनवाया था। तो इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है और ये बना है औरंगाबाद में। हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर किसे कहते हैं? तो हुजूर दफ्तर था पुणे में पेशवा का सचिवालय जो था उसको हुजूर दफ्तर कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी थे शिव के उपासक। दीवाने ईसा का कार्य क्या था? दीवाने ईसा का कार्य था पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने अकाल संहिता तैयार की? तो ये सुल्तान का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया? लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मर्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? कश्मीर के मर्तंड मंदिर के संस्थापक थे ललितादित्य मुक्तापीड। उसके बाद अगला है ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? मतलब ऋग्वेद के टाइम पे सबसे अधिक कौन सा अपराध किया जाता था? तो यह है पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? देखिए यहाँ पे मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? गुप्तोत्तरकालीन यानी गुप्त के बाद जो समय था उसमें भूमि व्यवस्था की विरोध के स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? ये शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? किस वर्ष किए? मतलब महमूद गजनवी ने
भारत में प्रथम और अंतिम आक्रमण कब कब किए थे? तो ये है उसका उत्तर 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? मतलब राष्ट्रकूट राजवंश जो बना है उसका वो किसका उत्तराधिकारी राजवंश था? कौन से राजवंश का उत्तराधिकारी था? तो ये वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी था राष्ट्रकूट राजवंश। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की थी मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? चोल शासक थे शैव मत के संरक्षक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन के साथ गया, उसका नाम क्या था? चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया, उसका नाम था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है सुरकोतड़ा से। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम का विषय क्या है? संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो इसका उत्तर है बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? कहीं कहीं पे ये आता है देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये कहा गया है अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? कौन सा वैसा बौद्ध भिक्षु था जिसके प्रभाव में आकर, ये कलिंग युद्ध के बाद की बात है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये इनका नाम है उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी? बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो ये नवाब हैं नवाब मुर्शीद कुली खान। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? कौन सा देवता है जिसके लिए प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर बनाया गया था? तो ये सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ताम्र या कांस्य युग। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन में देखिए, सबसे पहला है अशोक के शासनकाल में हुआ था। कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था। और इसकी किसने की थी? महाकश्यप ने अध्यक्षता। आते हैं आगे। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? अलीपुर जेल का इकबाली गवाह था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या की थी उनके साथियों ने मिलकर। उसका नाम है नरेंद्र गोसाई। सीएफ एंड्रयूज किस नाम से जाने जाते थे? सीएफ एंड्रयूज जाने जाते थे दीन बंधु के नाम से। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसका गठन किया था चंद्रशेखर आजाद ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में ढाका में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय है स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी।
अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने, और उनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 में। ये बंगाल विभाजन के विरोध के कारण शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने विभाजन करो और राज करो की नीति के तहत उसने बंगाल के हिंदू बहुल इलाके और मुस्लिम बहुल इलाके को अलग करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया था। तो उसके विरोध में एकजुटता दिखाने के लिए बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था। बंग का मतलब बंगाल और भंग का मतलब उसको भंग करना किसी भी चीज को, तो इसीलिए बंग भंग विरोधी आंदोलन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान देने के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान देने के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के कलप्पन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। देखिए यहां भी एक क्वेश्चन आ गया। लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल विभाजन। यह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो यह समाप्त हुआ था 1912 में। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? गांधी इरविन समझौते में कौन सा आंदोलन जिसको स्थगित किया जाना था? यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे उनकी मृत्यु हुई? तो ये थी साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे, हिंदुस्तानी नहीं थे साइमन कमीशन में। ठीक है। 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में चर्चित कौन थे? 1920 में मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में चर्चित कौन थे? तो ये अली मुसलियार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? सी शंकरन ने। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसर हिंद पुरस्कार को वापस किया था? अब यह कैसर हिंद पुरस्कार गांधी जी को कब मिला था? यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था। सरकार का सहयोग किया था गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत जबरदस्त तरीके से, तो उनको कैसर हिंद पुरस्कार मिला था जिसको उन्होंने वापस कर दिया था। कौन सा आंदोलन था? यह था असहयोग आंदोलन। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? देखिए यहां पे साइमन कमीशन वो आ गया, ये देखिए साइमन कमीशन ये वाला, क्योंकि इसमें एक किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इंडियन मिरर किन की कृति है? इंडियन मिरर कृति है केशव चंद्र सेन की। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो ये हैं बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन को चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी?
12 जनवरी 1934 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दोनों का नाम है, पहले थे विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। ये विनोबा भावे वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी वही साइमन कमीशन से ही संबंधित है। मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के तबूत की एक एक कील साबित होगी। यह किस भारतीय ने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। वही साइमन कमीशन के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था, उसी के विरोध में इनको जो लाठी चार्ज में ये घायल हुए थे और ये मरने के पहले इन्होंने ये कहा था कि मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के तबूत की एक एक कील साबित होगी। और यही साबित हुई। बाद में ब्रिटिश शासक को जाना पड़ा। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी। यह किसका कथन है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? ये किसने कहा था कि भारत का संविधान जो है वो संघीय कम है और एकात्मक अधिक? ये है KC हेयर। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है फिलीपींस मनीला में। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? बियरर बॉन्ड स्कीम क्यों लाया जाता था? क्या उद्देश्य था इसका? बियरर बॉन्ड स्कीम था काले धन की निकासी के लिए। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? ब्याज दर है मौद्रिक नीति से संबंधित। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 1952 ईस्वी में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ क्या है? शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ है वह अवधारणा जो किसी शेयर के अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। वह अवधारणा जो किसी शेयर के अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है उसको क्या कहते हैं? अल्फा फैक्टर। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? यह भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको मार्लेमेंटो सुधार कहते हैं। यह भी बांटो और राज करो की नीति के तहत ही था। देखो, वर्ग के आधार पर अलग, जाति के आधार पर अलग, धर्म के आधार पर अलग, सबका अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, ये वित्तीय समिति में, सरकारी उपक्रम समिति के जो वित्तीय समिति है उसमें 22 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के कितने और राज्यसभा के कितने? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोग भूल जाते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1949 और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1886। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया? तो यह है 39वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात वर्णित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? यह है अनुच्छेद 19। ये इसके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो यह है राज्य सूची के विषय पर। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी?
सबसे पहले कौन सा राज्य था जहां लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो ये राज्य है गुजरात में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो यह है अनुच्छेद 51 का ए। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। कौन सा है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र? वो है नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो यह घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच भारत क्या था? ब्रिटिश शासन के अधीन एक अधिराज्य। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है राज्यसभा करेगा और 2/3 बहुमत से करेगा। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए विपक्षी दल द्वारा कम से कम कितना प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? तो ये सीट है 10%। ये 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। यह 22 जनवरी 1947 को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।